बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 9 का एंड किया था और हमारा कल का आखिरी टॉपिक जो था वो कमेंट्स से रिलेटेड था। कमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम कमेंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो दो तरीके पढ़े थे, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। उसके बाद हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी, जिसकी हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी थी, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कौन सी टाइप कास्टिंग थी? जो कंपाइलर ख़ुद ब खुद उसको परफॉर्म करता है। और एक्सप्लिसिट कास्टिंग में जो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्राम लिख रहा होता है, वो उसको परफॉर्म करता है और वो उसके लिए कास्ट ऑपरेटर का यूज़ करता है। तो आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट। तो अब तक के पिछले चैप्टर्स में हमने जो प्रोग्राम्स लिखे थे उनमें हम यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे थे, सिर्फ आउटपुट का यूज़ हमने किया था, प्रिंट एफ का यूज़ किया था आउटपुट फंक्शंस में। इसके अलावा आउटपुट के और फंक्शंस भी हम यहाँ पे देखेंगे, इनपुट के भी हम यहाँ पे फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट स्टार्ट करते हैं कि होती क्या है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज़ नोन एट इनपुट। ये तो आपको पता है कि जो चीज़ कंप्यूटर लेता है वो चीज़ इनपुट कहलाती है और वो किसी न किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू हम देते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस हमारे पता है आपको कि माउस होता है, कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है। तो जब हम लैंग्वेज के अंदर इनपुट हम देते हैं कंप्यूटर को, तो वो हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। द इनपुट इज़ मोस्टली गिवन बाय कीबोर्ड। द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड। जब भी हम इनपुट कीबोर्ड के थ्रू देते हैं तो हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं कि हम स्टैंडर्ड इनपुट जो है वो दे रहे हैं, स्टैंडर्ड इनपुट। अ प्रोग्राम में नीड सर्टेन इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र फॉर वर्किंग प्रॉपरली। जब भी किसी प्रोग्राम को लिखा जाता है तो उसको प्रॉपरली वर्क के लिए कि वो सही तरह से काम करे, तो उसमें रिक्वायर्ड होती हैं इनपुट्स यूज़र की, कि यूज़र जो है वो क्या बता रहा है, उसके मुताबिक प्रोग्राम जो है वो लिखा जाता है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शंस टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। सी लैंग्वेज जो है वो हमें काफ़ी फंक्शंस देती है कि हम यूज़र से इनपुट जो है वो किस तरीके से ले सकें। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इनपुट आर एज फॉलोज। सबसे पहला हमारा इनपुट का फंक्शन है स्कैन एफ। स्कैन एफ। दूसरे नंबर पे है गेट्स। तीसरे नंबर पे है गेट सी एच और चौथे नंबर पे है गेट सी एच ई। तो गेट सी एच और गेट सी एच ई से आप वाकिफ़ होंगे। पिछले प्रोग्राम्स में हम हर प्रोग्राम के एंड में गेट सी एच या गेट सी एच ई लिखते होते थे। तो ये अब इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि ये इनका पर्पस क्या है, हम ये क्यों लिखते हैं। उसके बाद आती है आउटपुट। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ नोन एज आउटपुट। इनपुट होती है जो कंप्यूटर लेता है और आउटपुट वो होती है जो कंप्यूटर देता है। तो कंप्यूटर से कोई भी चीज़ लेने का प्रोसेस जो है वो आउटपुट कहलाता है। द आउटपुट इज़ मोस्टली डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। आमतौर पे ये मॉनिटर पे दिखाई जाती है। द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। तो हम जो आउटपुट मॉनिटर पे दिखा रहे होते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। कीबोर्ड से जो इनपुट ले रहे होते हैं उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट, और जो आउटपुट मॉनिटर पे दिखा रहे होते हैं उसको कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। द रिज़ल्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज़ द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट होता है वो उसकी आउटपुट होती है।
सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूज़र। सी लैंग्वेज भी जो है वो हमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है वो प्रोवाइड करती है कि हम आउटपुट यूज़र को दिखा सके। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आउटपुट आर एज़ फॉलोज़। तो आउटपुट के लिए जो यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं वो ये दो फंक्शंस हैं, प्रिंटफ और पुट्स। प्रिंटफ फंक्शन का तो आप यूज़ करते रहे हैं पिछले प्रोग्राम्स में, तो पुट फंक्शन जो है ये आप लोगों के लिए न्यू है। The functions used for input and output are stored in the header file stdio.h। हम शुरू में जो हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं stdio, तो ये फ़ाइल जो है एक्चुअली इनपुट और आउटपुट फंक्शंस जो हैं वो अपने पास स्टोर रखती है। अगर हमने ये फ़ाइल इंक्लूड नहीं करवाई हुई होगी तो अगर मैं printf फंक्शन का यूज़ करती हूँ तो कंपाइलर एरर दे देगा कि ये क्या चीज़ है, उसके लिए अननोन चीज़ होगी। इसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है stdio.h हेडर फाइल में। अगर ये हमने इंक्लूड करा दिया है तो कंपाइलर को पता होगा कि अच्छा ये चीज़ जो है यूज़ हो रही है प्रिंटफ, ये वहाँ पे डिफ़ाइन हुई है। उस हेडर फाइल में जाके कंपाइलर सर्च कर लेगा कि जी हाँ ये है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पड़ी हुई है, ये कोई फंक्शन है, प्रिंटफ का फंक्शन है। इफ़ द प्रोग्राम यूजेस एनी इनपुट और आउटपुट फंक्शन इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। वही बात कि अगर हमने किसी भी फंक्शन का यूज़ करना है, इनपुट या आउटपुट फंक्शन का, तो पहले ज़रूरी है कि हमारी stdio.h यानी ये हेडर फाइल प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हुई हुई हो। अब डिटेल आती है printf फंक्शन की। डिफाइन एंड एक्सप्लेन printf फंक्शन विद एग्जांपल्स। printf फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। ये तो आपको पता ही है कि हम जो है आउटपुट अगर देखना चाहते हैं तो हम printf फंक्शन में हम वो भी वेरिएबल जो हमने जिसकी वैल्यू देखनी होती है हम printf फंक्शन के अंदर देते होते हैं। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स और वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स ऑन स्क्रीन इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। printf फंक्शन क्या करता है, टेक्स्ट को डिस्प्ले कराता है, कॉन्स्टेंट्स को डिस्प्ले कराता है, या फिर वैल्यूज़ जो होती हैं किसी वेरिएबल्स की उनको जो है वो स्क्रीन पे दिखाता है। इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट का क्या मतलब है कि जिस तरह किसी भी फॉर्मेट में, यानी हम किस तरह से लेफ़्ट दिखाना चाहते हैं या राइट दिखाना चाहते हैं, अलाइनमेंट होती है ना, जो भी हम कोई टेक्स्ट हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं तो वो बाज़-औक़ात ये होता है कि वो लेफ़्ट साइड पे अलाइन हुआ हुआ होता है या राइट साइड पे अलाइन हुआ हुआ होता है या सेंटर में होता है बिल्कुल, तो ये अलाइनमेंट कहलाती है। तो इस तरह की ये फॉर्मेट भी कहलाती है। तो हम अपने टेक्स्ट को किसी फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। तो जो एक आगे टर्म यूज़ हो रही थी %d, जिसको मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, तो उन्हीं के ज़रिए हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेट जो है वो सेट करते हैं। इट इज़ मोस्टली कॉमनली यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी लैंग्वेज। द फंक्शन printf इज़ प्रोनाउंस्ड एज printf। ये लिखा हुआ है printf, इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। इसका सिंटैक्स printf फंक्शन का लास्ट में इस तरह से है, printf और ब्रैकेट में फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गुमेंट लिस्ट, कोमे के बाद आर्गुमेंट लिस्ट। ये फॉर्मेट है और ये पिछले जो हम प्रोग्राम्स भी करते आए हैं वो हम इसी फॉर्मेट पे करते आए हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको एग्जांपल दे के बताती हूँ। जी अगर आप ये देखें, यही सिंटैक्स लिखा हुआ था, फॉर्मेट स्ट्रिंग और कोमे के बाद ये कोमा है और उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट। तो हम यही पैटर्न फॉलो करते थे अब तक के प्रोग्राम्स में कि printf लिखते थे, printf लिखकर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम क्या लिखते थे, डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिख रहे होते थे कि द रिज़ल्ट इज़, ठीक है ना, ये चीज़ हम इसके अंदर लिखते थे और फिर हम कोमा दे देते थे। अगर हमने किसी वेरिएबल को देना था यहाँ पे तो हम कोमा देते होते थे। वेरिएबल लिख के, ये मैं नीचे लिख रही हूँ, जगह नहीं है,
ए था लेट्स से वेरिएबल और ब्रैकेट बंद, तो इस वेरिएबल की वैल्यू जो थी वो फिर हम इस डबल कोट के अंदर परसेंटेज डी भी दे रहे होते थे। परसेंटेज डी लिखकर फिर ये डबल कोट बंद करते थे। तो ए की वैल्यू जो है ना वो परसेंटेज इस डी के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर में कॉपी हो जाती थी, और फिर द रिज़ल्ट इज़, अगर ए में अगर 3 पड़ा है तो द रिज़ल्ट इज़ 3 आउटपुट स्क्रीन पे आ जाता था। तो ये चीज़ जो है ना, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग ये होती है डबल कोट्स के अंदर, उसके बाद कोमा होता है, और ये जो ए मैंने लिखा है ये आर्गूमेंट है हमारा। आर्गूमेंट लिस्ट हम जो है वो एक भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिखा है। अगर हमने 2-3 वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करानी है तो ए कोमा बी कोमा सी इस तरह से हम पे लिखते जाएंगे। ए कोमा बी कोमा सी, और इसी तरह बी और सी के लिए परसेंटेज डी भी बढ़ जाएंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी 2 बढ़ जाएंगे। तो जो ये डी है ये इंटीजर के लिए यूज़ होता है। अगर हमने वेरिएबल जो है इंटीजर है उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, ए इंटीजर होगा तो ही यहाँ परसेंटेज डी देंगे हम, बी इंटीजर होगा तो ही यहाँ परसेंटेज डी देंगे। अगर फ्लोट है सी तो यहाँ पे हम परसेंटेज एफ देंगे। फर्दर इनकी डिटेल आएगी, अभी मैं आपको पहले से ये चीज़ बता रही हूँ। तो अभी पर्पज़ ये था बताने का कि फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है ये हमारी डबल कोट्स में ये चीज़ हम इस तरह लिखते थे, और कोमा लगा के आर्गूमेंट लिस्ट हम लिखा करते थे, वेरिएबल जो होते थे वो लिखा करते थे, फिर उनकी वैल्यू इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के फॉर्मेट स्पेसिफायर में कॉपी होके प्रिंट होती थी, याद हो अगर आपको। तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग को डिटेल यहाँ पे बताया हुआ है नेक्स्ट पेज पे। द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ गिवन इन डबल कोट्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कंट्रोल स्ट्रिंग डिफ़ाइन करें, तो आपने यही डेफिनेशन जो फॉर्मेट स्ट्रिंग की है वो बतानी होती है। द फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: टेक्स्ट, इट इज़ अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, यानी ये क्या है, ये मैसेज है जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होना होता है। डबल कोट में जो हम वैल्यू देते हैं, जो मैंने अभी लिखा था द रिज़ल्ट इज़, तो ये टेक्स्ट था। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, इट स्पेसिफाइज हाउ द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स विल बी डिस्प्लेड। तो जो यहाँ पे परसेंटेज डी मैंने दिया था वो फॉर्मेट स्पेसिफायर था, ये बताता है कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को किस तरह से डिस्प्ले करना है। उसके बाद स्केप सीक्वेंस भी हम देते हैं, अभी तक हमने उसका यूज़ नहीं किया था। इट स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट, ये भी आउटपुट की जो फॉर्मेट है वो बताता है कि हमने अपने जो आउटपुट हमारी डिस्प्ले हो वो किस तरह से हो, क्या वो उसी लाइन पे हो, क्या वो नेक्स्ट लाइन पे हो, क्या वो स्पेस के बाद हो, वो भी डिटेल आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद दूसरी चीज़ आप डिटेल वो कह रहे हैं आर्गूमेंट लिस्ट। इसी सिंटैक्स को दोबारा देखें, आखिरी में फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गूमेंट लिस्ट। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग का उन्होंने बता दिया कि इसमें क्या 3 चीज़ें आती हैं: टेक्स्ट आता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है, और स्केप सीक्वेंस। ये 3 चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं अभी, ये वाली टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्केप सीक्वेंसेस। और कोमे के बाद दूसरी चीज़ क्या आ रही है, आर्गूमेंट लिस्ट। तो आर्गूमेंट लिस्ट के बारे में क्या कहते हैं, आर्गूमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस हुज वैल्यूज़ आर टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे हमेशा क्या आती हैं, या कांस्टेंट आएगा, या वेरिएबल आएगा, या कोई एक्सप्रेशन आएगा जिसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होनी है स्क्रीन पे, और उसकी वैल्यू कहाँ कॉपी होगी जाएगी, फॉर्मेट स्ट्रिंग के फॉर्मेट स्पेसिफायर में। ईच आर्गूमेंट इन द लिस्ट इज सेपरेटेड बाय कोमा। अभी जिस तरह मैंने ए कोमा बी कोमा सी लिखा था, तो हर आर्गूमेंट जो है वो कोमे से सेपरेट होता है। The value of the argument is printed according to the corresponding format specifier given in the format string. हर वैल्यू जो है आर्गूमेंट की वो
फॉर्मेट स्पेसिफायर के मुताबिक प्रिंट होती है, यानी जो पहला परसेंटेज डी अगर हमने लिखा हुआ है तो पहले वेरिएबल की वैल्यू जो है उसकी प्रिंट करेगा वो, उसके बाद दूसरा परसेंटेज डी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को करेगा। ये मैं फिर आपको बताती हूँ कि प्रिंट एफ अगर मैंने लिखा है पहला परसेंटेज डी और फिर दूसरा परसेंटेज डी और तीसरा परसेंटेज डी डबल कोट्स में, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट प्रिंट नहीं करवाया, ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी है तो टेक्स्ट करवाया जाता है प्रिंट, वरना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर तो लाजमी देने पड़ते हैं। कोमा, उसके बाद वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी। तो वेरिएबल ए में अगर 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, तो 3 जो है परसेंटेज डी इसको प्रिंट करेगा, 4 इसको करेगा और 5 को ये वाला करेगा। तो आगे चलते हैं हम। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ के लिए मुख्तलिफ़ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ होते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि फ़्लोट के लिए फिर एफ़ यूज़ होता है, करेक्टर के लिए सी यूज़ होगा, वो भी डिटेल आगे आप फिर देखेंगे। द यूज़ ऑफ आर्गूमेंट लिस्ट इज़ ऑप्शनल। आर्गूमेंट लिस्ट भी अगर वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम देते हैं। अगर किसी वेरिएबल ए या बी या सी इनकी वैल्यूज़ प्रिंट नहीं करानी तो फिर इनको देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना भी काफ़ी होता है। यानी इसमें अगर हम कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हैं फिर तो इनकी भी ज़रूरत नहीं होगी। जब वेरिएबल्स यानी आर्गूमेंट लिस्ट नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर भी नहीं होंगे। हम सिर्फ कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं सिर्फ, तो फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे डबल कोट्स में, इनफ है। अब ये है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है उसको विदाउट आर्गूमेंट लिस्ट हम यूज़ करें, यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्गूमेंट लिस्ट। तो अभी मैंने बताया कि जैसे हेलो वर्ल्ड मैसेज दे रहे हैं तो हम सिर्फ ये इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं, आपको पता है फॉर्मेट स्ट्रिंग को। तो हेलो वर्ड सिर्फ प्रिंट हो जाएगा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्लेज अ सिंपल मैसेज यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन। तो ये सिंपल मैसेज प्रिंट कर रहा है। इन दी अबव एग्जाम्पल प्रिंट एफ फंक्शन कंटेन्स ओनली फॉर्मेट स्ट्रिंग, देयर इज़ नो आर्गूमेंट लिस्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्केप सीक्वेंस। यहाँ पे कोई आर्गूमेंट लिस्ट भी नहीं है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी नहीं है, कोई स्केप सीक्वेंस भी नहीं है। इट विल डिस्प्ले द मैसेज हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन, सिर्फ ये मैसेज दिखाएगा। यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद सिंगल आर्गूमेंट। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग को सिंगल आर्गूमेंट के साथ यूज़ करना, तो आप ये देखें यहाँ पे हमने एक आर्गूमेंट m दिया हुआ है, इसको देखें अगर आप, तो यूर मार्क्स आर, ये पूरी ये आपकी क्या है, कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग, जिसमें आपने टेक्स्ट भी दिया हुआ है और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी दिया हुआ है, दो पार्ट दिए हुए हैं, दो चीज़ें। एस्केप सीक्वेंस का यूज़ अभी नहीं है। तो आप देखें कि विद यूजिंग सिंगल आर्गूमेंट, यानी एक आर्गूमेंट हमने दिया हुआ है m, जिसकी वैल्यू इस परसेंटेज d के अंदर जो है वो कॉपी होके प्रिंट हो जाएगी। In the above example, format string contains %d. It is related to m. It indicates that the value of m will be displayed as integer. ठीक है। और फिर अगर हम वही अभी मैंने एग्जांपल भी आपको ये करवा दी थी, विदाउट आर्गूमेंट, विद आर्गूमेंट, विद सिंगल आर्गूमेंट और विद मल्टीपल आर्गूमेंट्स भी, अब दोबारा ये आप इसको देख लेते हैं। यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद मल्टीपल आर्गूमेंट्स, मैनी वेरिएबल्स कैन बी यूज इन वन प्रिंट एफ फंक्शन एज फॉलोज। जिस तरह मैंने लिखा था ABC, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है,
दो आर्गूमेंट यूज़ किए हुए हैं, एम और जी। ये अगर आपको नज़र आ रहे हों, अगर नहीं आ रहे तो फिर मैं आपको दोबारा ये हाईलाइट करके बताती हूँ। ये एम और जी, ये क्या है, मल्टीपल आर्गूमेंट्स। यहाँ पे तीन भी, यहाँ दो हो रहे हैं ना, हम तीन भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी नोटबुक पे दिखाया है। 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। लेकिन m अगर इंटीजर है तो इसके लिए यहाँ पे आप देख रही हैं कि परसेंटेज d यूज़ हो रहा है, इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर। g जो है अगला, ये g अगर कैरेक्टर है तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज c यूज़ हो रहा है। यानी इंटीजर को देखते हुए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा। In the above example, it uses two format specifier, percentage d and percentage c. Percentage d is related to m and percentage c is related to g. Percentage d is used with integers and percentage c with characters. The sign percent indicates the beginning of a format specifier. यानी अगर हमने परसेंट का साइन दिया है तो पता चलेगा कि हम कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर दे रहे हैं। डबल कोट्स के अंदर अगर आप परसेंटेज दे के वो कैरेक्टर दे रहे हैं, डी दे रहे हैं या सी दे रहे हैं, तो ये इससे ये इंडिकेट होगा कि हम कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन कर रहे हैं और वो वैल्यू लेगा किसी वेरिएबल की आगे किसी आर्गूमेंट की। तो ये दो प्रोग्राम्स हैं। अब तक हमने जो प्रोग्राम्स किए हैं, उम्मीद है कि आपको उन प्रोग्राम्स की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये प्रोग्राम्स भी इनको कर लेंगी ख़ुद से। आप इन प्रोग्राम्स को, अगले पेज पे भी एक प्रोग्राम आ रहा है, ये तीन, ये इन्हीं से रिलेटेड आपके जो है ना प्रोग्राम्स हैं। आप इन प्रोग्राम्स को पढ़िए अच्छी तरह, और अगर कोई प्रोग्राम समझ नहीं आता तो मुझसे पूछिएगा। तो फिर कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।